वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारी सेकंड वीडियो है और आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे डिस्कवरी कैसे हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट डिटेल में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे चार्ज कैसे आया, चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक मास का क्या कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे और ये बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के जो सबको आने चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअली ये सबको आने चाहिए और ये मस्ट होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, तो लाइन से मैं गिनवा देता हूँ क्या क्या टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। डिस्कवरी कॉन्सेप्ट मतलब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे आया, क्या आइडिया रहा होगा लोगों के बीच में। फिर उसके बाद एटॉमिक चार्ज कैसे आता है, फिर उसके बाद एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, और फिर आइसोटोप्स, आइसोबार, और वीडियो ख़त्म करेंगे। ठीक है, टॉपिक बहुत सारे हैं और बहुत ही शॉर्ट में इसे बहुत कम टाइम में हम करना चाहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं। अच्छा, मुझे याद आता है कि मैंने 9th क्लास की बुक में पढ़ा था, लिखा था कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। तो एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरा ये भी लिखा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पूरा डेफिनेशन एक बार ध्यान से सुने कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम सबसे छोटा चीज नहीं है, एटम से भी छोटे चीज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, और भी चीजें हैं जैसे क्वार्क्स हो गया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट क्या है कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। एटम से छोटे जो है ना, वो रिएक्शन में इंडिविजुअली पार्ट नहीं ले सकते हैं। एटम के बिना उनकी एग्जिस्टेंस पे खतरा आ जाता है। ठीक है, तो एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले इस बात को थ्योरेटिकली कहा था महर्षि कनद ने। तो उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी पदार्थ को, पदार्थ यानी कि सब्सटेंस, एलिमेंट को तोड़ते जाएं, तो एक वक्त आएगा जिसके बाद उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। और संस्कृत में छोटा को अणु कहते हैं, तो उन्होंने कहा परम अणु उसे कहेंगे, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल। बाद में डाल्टन आते हैं और डाल्टन ने भी यही बात कहा, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को करके दिखाया। और फिर हम आज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं डाल्टन की वजह से। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये पॉइंट था जो मैंने बताया कि एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। इसके बाद एक सेकंड थ्योरी आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो कहती है कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसके वजह से हमें पढ़ना पड़ता है बैलेंसिंग। तो अगर शॉर्ट में देखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि जितना रिएक्टेंट लोगे मतलब रिएक्टेंट पार्टिकल्स जितने होंगे, प्रोडक्ट पार्टिकल्स भी उतने ही बनेंगे। प्रोडक्ट पार्टिकल्स भी बिल्कुल उतने ही बनेंगे। रिएक्टेंट पार्टिकल्स और प्रोडक्ट पार्टिकल्स जो ये दोनों होते हैं, ये आपस में हमेशा बराबर होंगे। क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। रिएक्टेंट में कौन थे? कोई कंपाउंड होंगे। प्रोडक्ट क्या बना? ये भी कोई कंपाउंड बना होगा। दोनों बने किस चीज से हैं? एटम के बने हुए हैं। और थ्योरी तो हमारे पास है कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed during any chemical reaction. Atoms can neither be created nor be destroyed during any chemical reaction. इसी वजह से हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे तो नहीं है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। बेसिक मैंने कुछ बता दिया एटम के बारे में, अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं भाई कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चक्कर आया कहाँ से। तो सबसे पहले
दुनिया में कोई इंसान आया होगा रैंडमली, कोई भी हो सकता है, बहुत पहले कोई होगा जिसने देखा होगा कि किसी चीज को, जैसे इस ऑब्जेक्ट को अगर हम अपने ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो ये कुछ सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर ले रहा है, किसी चीज को रिपेल कर दे रहा है। यहां से जनरेट हुआ होगा पहली बार चार्ज का कॉन्सेप्ट। भले उस इंसान ने चार्ज की खोज ना की हो, बट कॉन्सेप्ट तो यहां से आया कि हाँ कुछ तो होता है, कुछ तो इसके पास है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। वो है क्या? धीरे धीरे करके लोगों के अंदर चार्ज का कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने माना कि हाँ इस सब्सटेंस के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से ये किसी दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो किसी बंदे ने बोला कि हो सकता है इसके पास कुछ चार्ज हो। तो फिर दूसरा आदमी आता है और बोलता है कि भाई अगर इसके पास चार्ज है तो इसको हमेशा चार्ज रहना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि इसके पास चार्ज कभी कभी आता है? तो कहता है कि जिस दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किया उसके पास से चार्ज इसमें आ जाता होगा। फिर वही क्वेश्चन, तो फिर इस ऑब्जेक्ट को चार्ज रहना चाहिए ना, रब करने के बाद ही चार्ज क्यों आ रहा है? तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है एक रफ इलेक्ट्रॉन का। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी प्रोटॉन के बिना काफी अधूरी थी। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए भी कुछ तो चाहिए होगा। ये न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसमें कोई एक होगा जो इसको चार्ज देता होगा, कोई दूसरा होगा जो इसको डिस्चार्ज करता होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। कैसे किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये सब नेक्स्ट वीडियो। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी, ये भी आपको अगली वीडियो में मिलेगा, जो हम एक वीडियो बनाएंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, डिटेल्ड वीडियो, उसमें आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और थर्ड फिर आता है, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन के बारे में बताया था चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन हो गए गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन चैडविक। इन तीनों ने इसकी डिस्कवरी की, हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम आते हैं इस टॉपिक पे जो कि है हमारा एटॉमिक मास, एटॉमिक चार्ज और ये सारा कॉन्सेप्ट। तो अगर मान लीजिए ये एक एलिमेंट है ए, इसके पास कुछ नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास जरूर पॉजिटिव चार्ज भी होने चाहिए। जैसे यहां पर मैंने 6 नेगेटिव चार्ज बनाए हैं, तो इसके पास 6 पॉजिटिव चार्ज भी होने चाहिए, जो इसको करेंगे बैलेंस, जो इसके चार्ज को करेंगे बैलेंस। और इस ऑब्जेक्ट पर हमें नेट चार्ज दिखेगा 0, मतलब नो नेट चार्ज। इस ऑब्जेक्ट पर हमें चार्ज कुछ भी नहीं दिखेगा। अब क्या होता है कि कोई, अच्छा और एक बात याद रखिएगा, इस माइनस चार्ज और इस प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो प्रोटॉन है, मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब हमारे नेगेटिव चार्ज, इनकी अपनी वैल्यू क्या होती है, इनकी अपनी चार्ज की वैल्यू क्या होती है। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम जो कि चार्ज का ऐसा यूनिट है। और इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है मैग्नीट्यूड का। एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हो गया। चार्ज हमने देख लिया, लगभग बराबर है, बस नेचर ऑपोजिट है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। अब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट में 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन भी है। इसके अंदर से अगर मैंने,
देखो प्रोटॉन को वैसे हम मूव नहीं करवा सकते, बट मान लो अगर मैंने एक ये गैप कर दिया होता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाता, या फिर अगर एक माइनस गैप कराया होता तो 5 माइनस 5 पॉजिटिव को कैंसिल करते, एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा बच जाता, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें प्लस चार्ज दिखता। ठीक है, तो यही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास प्रोटॉन्स है 6 या 8 कर लो, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं 8। अब किसी और एटम से कोई और एटम आया, बोला भाई एक काम करो, हमसे एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनर हूं, मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो। तो इसने बोला ठीक है दे दो, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन और फिर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया। तो अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स आपस में एक दूसरे को तो न्यूट्रलाइज करेंगे, बट अब जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए वो इसके ऊपर -2 चार्ज कॉज कर देंगे। तो जैसे हम Ca2+ पढ़ते हैं या Cl- पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, Cl- मतलब क्लोरीन के ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्लोरीन ने किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया है। NaCl वाले रिएक्शन में याद होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को, तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आता है। हम लिखते हैं ना Na+Cl-, तो सोडियम ने एक डोनेट किया, क्लोरीन ने एक रिसीव किया। सोडियम ने डोनेट किया मतलब नेगेटिव चार्ज निकाला, एक नेगेटिव निकला तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा हुआ, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, पहले वो न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट किया उसके ऊपर -1 चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये होता है चार्ज कॉन्सेप्ट, ऐसे पढ़ते हैं हम चार्ज को। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक मास का बात करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे एक और वीडियो आएगी जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पूरी डिटेल्स दिए होंगे, बट बेसिकली जिन्हें पहले से पता है वेल एंड गुड, नहीं पता ये याद कर लो कि एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास बैठे होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इस न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं ऑर्बिटल्स कह लो, या शेल भी कह सकते हो, और यहां पर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन भाई साहब, रैंडमली हमेशा मोशन में रहते हैं, रैंडम मोशन में हमेशा रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन, मान लो न्यूक्लियस ये ऐसा स्फेरिकल बॉल है, तो इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द हमेशा कहीं भी घूमते रहेगा रैंडमली, लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिटल में। मतलब वो ना तो बहुत नजदीक आएगा ना तो दूर जाएगा, जहां पर वो है उसी के अराउंड रैंडमली घूमते रहेगा। और इसकी स्पीड जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो होती है c/10, यानी कि लाइट की स्पीड को 10 से डिवाइड कर दो, मतलब 30,000 किलोमीटर पर सेकंड, फिर भी बहुत स्पीड है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन हमें किसी एक पोजीशन पे नहीं दिखता है। जैसे पंखा चलता है तो कैसे धुंधला धुंधला दिखता है, ब्लेड थोड़ी दिखते हैं, धुंधला दिखता है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखता है, परफेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखता है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये दोनों तो बैठे हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये यहां से बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम को छोड़ के नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ठीक है, तो एक बात तो ये समझ में आई कि रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हिल नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो फिर पॉजिटिव चार्ज अपने आप को डोमिनेट करके दिखाएगा और हमें पॉजिटिव चार्ज दिखेगा।
एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा। उसके बाद एक चीज और ये समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से किसी दूसरे एटम से हमारे वाले एटम पे आएगा तो यहाँ पर हमें निगेटिव चार्ज बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन तो फिर से कहीं आ जा नहीं सकता। ये चीज हम समझ गए। अब इसके बाद हम कहते हैं कि भाई प्रोटॉन तो फिक्स है तो घाटा हुआ, लेकिन नहीं, इसका एक बहुत अच्छा वाला फायदा है। फायदा बताता हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स के नंबर को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्यों? अभी तो मैंने बोला कि किसी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर रहते हैं, तभी तो न्यूट्रल होता है एटम, बराबर होते हैं। लेकिन फिर याद करो, जस्ट अभी ये भी टॉपिक मैंने पढ़ाया कि इलेक्ट्रॉन कहीं आ जा सकता है, मतलब कभी कभी इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है, घट भी सकता है किसी एक गिवन एटम में, लेकिन प्रोटॉन तो हमेशा कांस्टेंट है। तो अब कैल्शियम में से एक इलेक्ट्रॉन मान लो कहीं चला गया या एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया, आ तो सकता नहीं है, बट मान लो मेटल्स जो होते हैं ना उनमें इलेक्ट्रॉन आता नहीं है, मतलब वो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और नन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। बट मान लो कैल्शियम के पास से कहीं इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, उसका नाम थोड़ी बदल देंगे, प्रोटॉन कांस्टेंट रहता है। प्रोटॉन कांस्टेंट रहता है, इस वजह से हम क्या करते हैं? प्रोटॉन को, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर है। जैसे किसी एलिमेंट में अगर 6 प्रोटॉन हुए तो उसका एटॉमिक नंबर भी 6 हो जाएगा, ठीक है, कार्बन है इसका आंसर। किसी में अगर 20 प्रोटॉन रहे तो उसका एटॉमिक नंबर भी 20 हो जाएगा, कैल्शियम। किसी में 18 प्रोटॉन रहा तो उसका एटॉमिक नंबर भी 18 हो जाएगा, आर्गन देख लो। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया? मास क्या है, ठीक है, मास क्या है? तो मास जो होता है, एक स्टेटमेंट है कि होल मास ऑफ द एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स न्यूक्लियस। मतलब जो भी मास होता है, टोटल मास एटम का, ये माना जाता है कि न्यूक्लियस पर केंद्रित है, न्यूक्लियस पे पूरा का पूरा मास लाई करता है। मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही है ना न्यूक्लियस पे, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, रिजल्ट क्या आएगा? एटॉमिक मास, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा हमें? नंबर ऑफ, सॉरी, एटॉमिक नंबर मिलेगा? नहीं, एटॉमिक मास मिलेगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एटॉमिक मास, या फिर कह सकते हो मास नंबर, ये मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक, आइसोटोप। आइसोटोप पढ़ाने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्लोरीन का मास होता है 35.5, पढ़ा होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो चलो ठीक है 17 है, मास नंबर क्या हो गया? 35.5। अभी मैंने बोला कि मास नंबर जो होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ना प्रोटॉन को तोड़ सकते हैं ना न्यूट्रॉन को तोड़ सकते हैं, तो ये 35.5 कैसे आया? होल नंबर होना चाहिए था ना कोई, 35.5 कैसे आया? अगर इन दोनों में से किसी को तोड़ ही नहीं सकते हैं तो ये डेसिमल या फ्रैक्शन में तो आना ही नहीं चाहिए था, ये आ गया डेसिमल में। तो सवाल यहां पर एक आता है कि ये डेसिमल में आया है, कैसे आया है? इसका आंसर जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखेंगे और लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये क्यों होता है। तो आइसोटोप क्या है कि ये अगर किसी एटम का, ठीक है, कोई एटम ले लो, उसका एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास अलग अलग है, तो हम वैसे एलिमेंट्स को कहते हैं आइसोटोप। एलिमेंट्स हुज एटॉमिक मास is different but atomic number remains constant is known as isotope। तो क्लोरीन भाई साहब का 2 मास होता है, कभी कभी 35,
कभी कभी 37। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रोटॉन अगर क्लोरीन है तो 17 ही होगा। तो होता क्या है कि अगर क्लोरीन में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन है तो ये सम अप हो गया 35। ये 35 मास वाला क्लोरीन। अगर प्रोटॉन तो यहां भी 17 होगा और ये अगर 20 हो गया तो ये हो गया 37। दो तरीके का मास आ गया। दो तरीके के मास के साथ साथ एक चीज और है, एक चीज और है कि ये वाला क्लोरीन दुनिया में 75% मिलता है और ये 25%। तो दोनों की अबंडेंस मैंने लिख दी है। तो अब क्या किया गया, 25% भी एक अच्छा अमाउंट है और 75 ऑब्वियसली ज्यादा है। तो अब लोग कंफ्यूज थे कि क्लोरीन का कौन सा मास लिखें भाई। तो एक सॉल्यूशन लाया कि चलो एवरेज ले लो। लेकिन एवरेज कैसे ले सकते हैं, एक 75 है 25 है। तो परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए एवरेज निकाला गया कुछ इस तरीके से, 75 इंटू 35 प्लस 37 इंटू 25/100। ये कटा आ गया 3/4 और ये कटा तो आ गया 1/4। ये इन दोनों को अगर हमने इंटू किया तो हो गया 105/4 और ये आ गया 37/4। एलसीएम 4 ही रहेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 4 1 काट दो 35.5। ठीक है। तो अगर किसी भी एलिमेंट का मास तुम्हें पॉइंट में दिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन को तोड़ दिया गया है। उसका मतलब जरूर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, जरूर उस एलिमेंट के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते होंगे जिनके वजह से ऐसा हुआ है। और अब देखोगे तो पता चलेगा कि मैक्सिमम एटम्स का मास डेसिमल में दिखता है। कार्बन की तो बात ही मत करो, कार्बन के तो बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। फाइनली लास्ट टॉपिक, ये बहुत इजी है, आइसोबार्स। आइसोटोप के डेफिनेशन को उल्टा कर दो, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, या फिर एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर आर नोन एज, क्या बोलते हैं उनको, आइसोबार कहते हैं। जैसे आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का भी एटॉमिक नंबर आर्गन का भी मास नंबर 40 है, कैल्शियम का भी मास नंबर 40 है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 और कैल्शियम का 20। ठीक है, कैसे हुआ होगा ऐसा, मास नंबर कैसे एक हुए होंगे, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। आइडियाज मैंने दे दिए हैं। थैंक यू।